जय भीम इंडिया में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागपुर में पिछले 26 वर्षों से धंतोली में पटवर्धन मैदान पर आरक्षित जगह पर बनने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक की जगह बस स्टैंड को देने के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने महानगर पालिका में जमकर हंगामा कर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में भारी बहुजन महासंघ भी शामिल हुआ है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक धंतोली स्थित पटवर्धन मैदान पर बनाने के लिए 1990 में महानगर पालिका ने जगह आरक्षित की थी। इतने वर्षों बाद मनपा में कई पार्टियों की सत्ता आई, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर का स्मारक नहीं बन पाया। अब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को खारिज कर नए नियम बनाकर इस जगह को नागपुर के स्टार बस स्टैंड के लिए देना चाहती है, जो कि शहर के लाखों बहुजनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, जिसके विरोध में महापौर दटके का पुतला जलाया गया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक बांधने का प्रस्ताव 1990 में यहाँ की महानगर पालिका के सरकार ने किया था 92 में, लेकिन उस जगह को अभी तक दिया नहीं और वहाँ स्मारक हुआ नहीं। उल्टा स्टेट गवर्नमेंट ने महानगर पालिका को एक प्रस्ताव भेजा। वो ऐसा है कि जो हमारी जगह है महानगर पालिका ने हमें दी हुई बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक के लिए, उस जगह के पहले जो दर्शनीय जगह है उस पर एसटी स्टैंड बनाने का, स्टार बस का एसटी स्टैंड बनाने का प्रस्ताव आज पास करने हैं महानगर पालिका में। इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी रास्ते पे उतर के इनका निषेध कर रही है और हमें जो 13 एकड़ लैंड है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक के लिए, पूरी 13 एकड़ लैंड हमें मिलना चाहिए। वहाँ कोई एसटी स्टैंड या कोई बांटने में वो जगह जाना नहीं चाहिए। ऐसी बहुजन समाज पार्टी की मनीषा है और हम ये लेकर रहेंगे। और महानगर पालिका के महापौर का निषेध करने, यहाँ के बीजेपी सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट के बीजेपी सरकार का निषेध करने आज बहुजन समाज पार्टी के पूरे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, या नारेबाजी की हमने। और अगर इन्होंने वो प्रस्ताव यदि पास करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रोड पे उतरेगा और ये सरकार बर्खास्त करने की डिमांड करेगा। धन्यवाद। पटवर्धन मैदान पर स्मारक के लिए आरक्षित की गई जगह को राज्य सरकार ने भी हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन समय के चलते अब राज्य में और मनपा में भाजपा की सत्ता होने से इस जमीन को बस स्टैंड के लिए देने का प्रस्ताव पारित करने की नीति प्रशासन ने बनाई है। इसके विरोध में भारी बहुजन महासंघ ने भी जमकर प्रदर्शन किया, जिससे कि मनपा के सामने माहौल तनावपूर्ण हो गया। महानगर पालिका के द्वारा जो नागपुर महानगर पालिका में सर्कुलेशन आया है कि स्मारक की 50 वर्ष से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म शताब्दी स्मारक की जो जगह है, आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके कार्यकाल में महापौर कार्यकाल में जो जगह जन्म शताब्दी स्मारक को मिली है, वो जगह का आधा हिस्सा स्टार बस के लिए अधिकृत किया जाए, ये मांगनी का सर्कुलेशन नागपुर महानगर पालिका के आम सभा में आया हुआ है। उस सर्कुलेशन का विरोध करने के लिए और स्मारक की पूरी जगह हम हासिल करने के लिए और जो अबेटमेंट हुआ है वो अबेटमेंट को तत्काल लागू करने के लिए और स्मारक भव्य और दिव्य स्वरूप में स्मारक बनाने के लिए हम आज भाजपा बहुजन महासंघ और संपूर्ण रिपब्लिकन पक्षों के आघाड़ी के तरफ से नागपुर महानगर पालिका आमसभा टाउन हॉल पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ देर में हम महापौर को भी इसका निवेदन देने वाले हैं और उस निवेदन के बाद में अगर महापौर हमको उचित आश्वासन देते नहीं है तो हम उनके गाड़ी को जलाने वाले हैं और महानगर पालिका के महापौर को थोड़े त्यागपत्र देने की मांगनी करते हैं। जय भीम, जय विदर्भ। नागपुर के अमृत भवन में प्रगतिशील लेखक संघ, संविधान फाउंडेशन और महात्मा गांधी स्मारक निधि के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर जब्बार पटेल ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ विचारक डॉक्टर राव साहेब कस्बे ने की। भारी बहुजन महासंघ के नेता एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस दौरान जब्बार पटेल ने कहा कि फूले शाहू आम्बेडकर अनुयायियों को एकजुट होना चाहिए। वहीं आनंद राज आम्बेडकर ने आम्बेडकरी आंदोलन को सशक्त बनाने की बात की और राव साहेब कस्बे ने अपने विचार रखे। मला आत्ताच आदरणीय बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर, आम्ही बाळासाहेब म्हणतो प्रेमाने, तर त्यांनी जे आता विचार मांडले त्यामुळे त्याला एक वेगळी दिशा मला असं वाटतं आजच्या या संमेलनाला लागलेली आहे। तो धागा खरा आहे
हा जो धागा त्यांनी दिला त्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड आणि द इंटरनॅशनल रिलेशनशिप हा जो एक मुद्दा होता. मला ज्या वेळेला याचं एक आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फिल्मचं जे एक रिसर्चचं काम बाळासाहेब चालू आपण तेव्हा अनेक वेळा भेटलेलो. त्यावेळेला हा एक फार महत्त्वाचा धागा हा मुळात आज जो बाळासाहेब मांडला त्याचं एक असं मला असं वाटतं की एक टोटली इन अ डिफरंट वे आणि आजच्या डिजिटल युगामध्ये आत्ताच्या कम्प्लीट कॅपिटलिस्ट सोसायटीमध्ये जिथे ते कॅटलिस्ट होत आहेत अशा प्रकारामध्ये तो विचार त्यांचा नवीन आहे. पण डिव्हॅल्युशन रूपी हा जो प्रबंध लिहिला आहे बाबासाहेबांनी की तुम्ही जे पाऊंड या देशात निर्माण करताय आमच्या रुपयामधून, हे बाबासाहेबांनी आपल्या शिक्षकाला सांगणं की माझा हा प्रबंध आहे. आणि ते शिक्षक असताना म्हणाले, बाबा रे तू चक्क माझाच थिसिस मला उलटा करून दाखवतोस. आणि असा शिष्य की ज्याने गुरुला सांगितलं की हो सर मला वाटतं तुमचं चुकतं आहे काहीतरी, केन्स थिअरी तुमची चुकते आहे असं बाबासाहेबांनी सांगितलं. हे फार महत्त्वाचं होतं. आणि म्हणून मला हे ते त्याचं गणित जरा नीटचं उमगत नव्हतं की एक्झॅक्टली त्याची टर्मिनॉलॉजी आता जी बाळासाहेबांनी फार सोप्या शब्दात करून दिली, सिनेमात मांडणं आवश्यक होती सेलिंगमनच्या समोर. म्हणून मी नरेंद्रला सांगितलं, नरेंद्र जाधव, त्याला म्हटलं बाबा हे मला तू सांग तर हे मला नीट, कारण प्रेक्षकांच्या समोर जायचं आहे त्यांना कळलं पाहिजे. म्हणून तो जो छोटा सीन आहे तो 4 ओळींचा आहे तो नरेंद्र जाधवने लिहून दिला आहे इंग्रजीमधला. आणि त्यामुळं तो त्याला एक ऑथेंटिक स्वरूप आहे. प्रश्न तो नाही, प्रश्न हा आहे की जसं काही नवीन मांडलं जातं त्यामागे इतिहास नावाची गोष्ट ही आपण नाही विसरू शकत. म्हणजे बाबासाहेबांच्या ग्रंथसंपदेबद्दल विचाराबद्दल हे बोलत असताना आजची पिढी यांनी नवीन दिशा घेतली पाहिजे हे जसं आपण म्हणतो त्यावेळेला कधीही कुठली बंडखोरी ही अशी आपोआप अशी उभी येत नाही. बाबासाहेबांच्या बंडखोरीलासुद्धा एक त्यांनी एक स्थान देत असताना महात्मा फुलेंना दिलेलं आहे, बुद्धाला दिलेलं आहे, कबीरला दिलं आहे. हे करत असताना या लोकांनी मला काय दिलं आहे हे ऋण, हे एका अति हायली इंटेलेक्च्युअल माणसानं हे सांगणं हे किती महत्त्वाचं आहे. आणि हे मला वारंवार ज्या वेळेला आय वॉज इन रिसर्च स्टेज ऑफ आंबेडकर फिल्म मला दरवेळेला हे जाणवलं. म्हणजे पहिल्यांदा कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये जेव्हा गेलो तिथलं इंडॉलॉजी डिपार्टमेंट आणि बाबासाहेबांच्या नावाने चेअर आहे तिथे. आणि मी आलो आहे म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी एलनॉर झिलेट त्या आता परवाच गेले आपल्यातनं, त्या स्वतः आल्या होत्या मदत करायला. त्यांनी तिथल्या सगळ्या त्या इंडॉलॉजीच्या प्रोफेसरांची ओळख करून दिली. तुम्हाला मी सांगतो आपल्याकडं आपण विचारवंत म्हणून म्हणतो, आपण बाबासाहेबांच्या संबंध साहित्याचं आपण खूप अनेक वेळेला पारायणं केली असं म्हणतो, पण मला दे गिव्ह मी शॉक ऑफ माय लाईफ. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार संमेलन उद्घाटनही मीच झालं असं जाहीर करतो जब्बार पटेल यांच्या वतीने. व्यासपीठावरती उपस्थित रावसाहेब कसबे आणि त्याच्याचबरोबर या ठिकाणी EZ खोब्रागडे यांनी महिन्याभरापूर्वी मला असं सांगितलं होतं की आम्ही असतात एक बाबासाहेबांच्या विचारांचं असणारं एक संमेलन घेतो आहोत. मी त्यांना आर्जवून म्हणालो की मी त्या ठिकाणी उपस्थित राहीन. त्याच्याचबरोबर या ठिकाणी श्रीपाद भालचंद्र जोशी आणि इतर सगळी मंडळींनी हा कार्यक्रम घडवला आहे ह्याच्याबद्दल मी त्या सगळ्यांचे असणारे जाहीर आभार मानतो. प्रास्ताविक करताना या ठिकाणी 125वी बाबासाहेबांची जयंती असं सांगण्यात आलं. टप्पा असतो हा त्याच्यातला महत्त्वाचा असं मी त्या ठिकाणी मानतो. आणि म्हणून महत्त्वाचे टप्पे हे साजरे करावेत का त्या निमित्ताने आपल्या असणाऱ्या काही आठवणी ज्या आहेत ह्या आठवणी आपल्या जिवंत राहतात. पण ज्या पार्श्वभूमीवरती आपण असणारा करतोय तिथे माझ्या अंदाजानं खऱ्या अर्थाने या देशातल्या मी असं म्हणेन अशोकाच्या नंतर पहिल्यांदाच एक विचारांची घुसळण होते असं मी त्या ठिकाणी मानतो.
मोगलांबरोबर असणारा राजपुतांनी असणारा समझोता केला आणि शांतता मिळवली. पण त्याचबरोबर दक्षिणेतल्या असणाऱ्या भागामध्ये आपण असताना बघितलं तर स्वतःचं राज्य आलं पाहिजे अशा रीतीच्या चळवळी उभ्या राहिल्या. याचा वापर बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यात शेवटपर्यंत कसा केला याची मी चर्चा करणार. बाबासाहेब तिथून इंग्लंडला गेले. इंग्लंड हे लोकशाहीचं माहेरघर. खरं म्हणजे युरोपनी जी संस्कृती निर्माण केली ती अतिशय महान संस्कृती आहे. बाबासाहेब ज्या काळात गेले त्या काळाच्या अगोदर युरोपात प्रबोधनाची चळवळ होऊन गेलेली होती. बेकनपासून तर न्यूटनपर्यंत आणि आईन्स्टीनचा उदय झालेला होता. शास्त्रोक्त पद्धती विज्ञानात तिकडे थॉमस पेनपासून तो हेगेल आणि कार्ल मार्क्स यांनी अख्खा युरोप ढवळून काढलेला होता. बाबासाहेब इंग्लंडमध्ये गेले त्यावेळी बाबासाहेबांची एक मनोमन इच्छा अशी होती की आपण सिडने वेबला भेटावं. हा सिडने वेब ज्याच्या नावानं समाजशास्त्राचं एक दालन 20व्या शतकामध्ये ओळखलं जाईल इतका महत्त्वाचा समाजशास्त्रज्ञ होता. आणि म्हणून सिडने वेबला भेटण्यासाठी बाबासाहेबांनी त्याला भेटणं तसं अवघड होतं. म्हणून बाबासाहेबांनी लाला लजपत राय यांच्याकडून एक पत्र घेतलं होतं, ओळखपत्र, आणि वेबला भेटलं. पहिल्याच मुलाखतीत वेबला असं वाटलं की हा विद्यार्थी इतिहास घडवणार आहे आणि म्हणून याला हवी ती मदत करा. पहिल्याच दिवशी पहिल्याच भेटीत सिडने वेबनी कोट घातला आणि बाबासाहेबांनी सांगितलं चल माझ्याबरोबर. महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है. अहमदनगर के कोपरगांव में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है. ऐसे में बाड़ा साहेब अढ़ाव इस शख्स ने जलदूत की भूमिका निभाते हुए पानी की समस्या से कई परिवारों को राहत दी है. अहमदनगर जिले के कोपरगांव शहर में लोग पानी की समस्या को लेकर पूरी तरह से हताश हो चुके हैं. शहर के अधिकांश स्थानों पर नलों में 1 महीने से पानी नहीं आया. इसके कारण शहरवासियों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है. पानी के लिए तरसते लोगों के लिए प्रशासन ने टैंकर की व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण पानी कहां से लाया जाए यह एक बड़ा सवाल है. ऐसे में कोपरगांव के एक नागरिक बाड़ा साहेब अढ़ाव ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जलदूत की भूमिका निभाई है. बाड़ा साहेब अढ़ाव ने ग्रामवासियों की समस्या को सुलझाया. उन्होंने अपनी बोरवेल का पानी शहरवासियों के लिए खुला कर दिया. वो हर 2 दिनों बाद अपने बोरवेल का पानी नागरिकों को देते हैं और साथ ही जानवरों के लिए भी अपनी बोरवेल से पानी भर कर रखते हैं. जवळपास महिनाभर झाला आमच्या नळाला पाणी नाही, पण इथल्या पाण्यामुळे आम्हाला प्रत्येक 2 दिवस आड ते पाणी सोडता, 5-6 घंटे पाणी ठेवता. त्यांना ते ना भरपूर पाणी देता. आमच्या जवळपास घरांचं पाणी इथनंच फुलात. टँकर वगैरे काहीच चालू नाही. याच पाण्यावर आमचे घरं चालू आहे. या ठिकाणी आता महिना झाला तसं पाणी नाही आहे आणि कुलस्वामींनी आढाव पाटलाकडनं आम्हाला पाणी मिळत आहे. त्यांनी या पाण्याची चांगली सोय केली व आम्हाला काही कुणीकडे जाऊन दिलं नाही. प्रत्येक 1 दिवसाआड 2 दिवसाआड पाणी सोडतात. पिछले 1 महीने से नलों को पानी न होने के कारण गांव की महिलाएं परेशानी में थी, लेकिन बाड़ा साहेब अढ़ाव के इस पहल से आज वो राहत महसूस करती है. गोरगरीब जनतेच्या आशीर्वादाने आमच्या बोरला या ठिकाणी भरपूर पाणी आहे. त्यांच्या आशीर्वादाने आणि जोपर्यंत या बोरला पाणी चालू आहे तोपर्यंत सर्वांना आम्ही शेवटपर्यंत पाणी पुरवणार. त्याचप्रमाणे जनतेला शिवाय जनावरांसाठी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी गव्हाण ठेवले, जनावरांनाही पाणी पुरवतो.
जोपर्यंत पाणी आहे तोपर्यंत आम्ही पाणी देणार. या गरीब जनतेसाठी म्हणजे सर्वांसाठीच सर्वांसाठी या ठिकाणी जोपर्यंत पाणी चालू आहे तोपर्यंत कुठेही गावामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पाण्याचे जनतेचे हाल चालू आहे, वणवण चालू आहे. इकडे तिकडे महिलांचे हाल बघून आम्ही कंटिन्यू या ठिकाणी जोपर्यंत पाणी चालू आहे तोपर्यंत पाणी जनतेला देणार. संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कठिन परिस्थिति में मात कर शिक्षा को महत्व दिया और उच्च शिक्षित बने। उन्हीं के विचारों को लेकर चलते हुए प्रेरणा भूमि संघ ने बहुजन समाज के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों का सत्कार किया। अशोक वाटिका प्रेरणा भूमी ट्रस्ट आणि नालंदा अकॅडमीच्या वतीनं या ठिकाणी अकोला जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार या ठिकाणी आयोजन केलेला आहे। या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणाचा गौरव तर झालाच आणि पुढील दिशासुद्धा त्यांना या ठिकाणी मिळाली आणि मग अशा कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करून विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप ठेवून त्यांना तुम्हाला पुढे मार्गक्रमण करून तुमचं अस्तित्व सिद्ध करायचं आहे हा संदेश या माध्यमातून दिलेला आहे। आणि विशेष करून मी सुद्धा विद्यार्थ्यांना तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहात आणि म्हणून तुमचं जीवन तुम्हाला जर घडवायचं असेल तर स्वतःच मेहनत करून तुमच्या जीवनाला तुम्ही आकार द्यावा अशा प्रकारचा संदेश या ठिकाणी मुलांना दिलेला आहे। अतिशय चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी झाला। बुल्ढाना जिले के भोरसा भोरसी इस गांव में पिछले कुछ सालों से अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जिसके कारण गांव के मजदूर, किसान और युवा शराब पीने के आदी हो चुके हैं। इस आदत के कारण गांव में झगड़े, घरेलू हिंसा और अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है, जिसके विरोध में शराबबंदी की मांग को लेकर इस गाँव की महिला मंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। आमचा सासरा दारूबाई वारलेला आहे, शिमग्याच्या दिवशी पौर्णिमाच्या दिवशी वारलेलं आहे दारू पिऊन। आता तुम्ही कशासाठी आला तिथं? दारूबंदी करायसाठी। गाव कुठल्या गावचे तुम्ही? वर्षा भरची। काय गावामध्ये दारू खूप विकल्या जाऊन राहिली का? खूप विकल्या जाऊन राहिले, 4 बक्षी येऊ राहिले दरवर्षी। बरं, मग तुम्ही काही कोणाकडे आधी कंप्लेंट केली का? मस्त करून बसलेलं, सगळं करून बसलेलं। कोणाकोणाला दिली? आंबडापूरला। आंबडापूरला कोणाला? पोलीस स्टेशनला। आम्ही इथे बोरसा बोरशी या गावात इथं आलेले महिला मंडळ आहे। इथे आम्ही पोलीस अधीक्षक साहेबांना दारूबंदीसाठी निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। त्याच्या अगोदर आम्ही आमदापूर पोलीस स्टेशनला निवेदन दिलेलं आहे। इथं कुठल्याही प्रकारची तक्रार ऐकून घेतल्या जात नाही। इथे उलट पोलीस लोक असं सांगतात की महिलांनी जे दारू विकणारे लोक आहेत त्यांना पकडा, त्यानंतर आम्ही येतो, आम्हाला सांगा। असं कोणत्या पद्धतीने होऊ शकतं? या ठिकाणी पोलिसांनी समाजाचं रक्षण करायचं आहे, त्या ठिकाणी पोलीस लोक असे उत्तरं देतात, कार्यवाहीमध्ये कसूर करतात। त्याच्यामुळे आम्ही आता आज पोलीस अधीक्षक साहेबांकडे इथे बुलढाण्याला आलेलो आहे आणि त्यांना निवेदन दिलेलं आहे। त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की तुम्ही परत आंबडापूर स्टेशनला जा, तिथं मेश्राम साहेब आहेत आणि त्यांना सांगा, त्यांना तशी मी कारवाई करण्याचं सांगितलेलं आहेच मध्ये त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे आणि त्या हिशोबाने गावात दारूबंदी होऊ शकते असं आम्हाला पोलीस अधीक्षक साहेबांनी सांगितलेलं आहे। दारूमुळे कोणकोणचे परिणाम तुमच्या गावात झाले? दारूमुळे लोक मेले, घर संसार उद्ध्वस्त झालेले आहेत आणि 25 लोक मेले असते। हा भरपूर संख्येमध्ये लोक मेलेले आहेत। म्हणजे एवढं की म्हणजे खूपच कंटाळवाणा झालेला आहे दारू पिण्याचं। हां, आणि बाकीचं तर आहेच, मग आता सगळ्यांनाच माहिती दारूमुळे काय काय होतं आहे। इथं कसं झालेलं आहे की संस्कार धुळीस मिळालेले आहेत, उद्ध्वस्त झालेले आहेत। त्याच्यामुळे आमदापूर पोस्टेशनला जाऊन कंटाळल्यानंतर आज इथं बुलढाणा पोलीस अधीक्षकांकडे आलेलो आहे। इथं सगळं महिला मंडळ आहे बोरसा बोरशीचं, तर त्यांना निवेदन दिलेलं आहे। आता पुढची उचित कारवाई काय होईल याकडे आमचं लक्ष आहे आणि त्या हिशोबाने आम्ही लक्ष ठेवून राहणार आहोत त्याच्यावरती। 3 वर्ष झाले पोरगं वारलं फाशी घेऊन पुढं दारूच्यामुळेच, आणि नवरा बी दारू पिऊन झोपडपट्टीवरच मेला। घरी म्हणजे त्याची लासच आणली घरी, दारू पिऊनच वारलेला। तर तुमची काय मागणी आहे आता? मागणी का दारू बंद झाली पाहिजे। और वर्धा जिले के उत्तम गालवा मेटलिक स्टील कंपनी में कार्यरत मजदूरों को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ शिवसेना ने आंदोलन किया और स्थानीय मजदूरों को काम देने की मांग की।
केंद्र सरकार देश को डिजिटल बनाने की कोशिश में जुट गई है। बड़े बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का काम केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसके तहत पूना शहर भी स्मार्ट सिटी बनने की कगार पर है। यह जानकारी पूना के केजी टेयर होटल में आयोजित पत्र परिषद में दी गई, जहां पूना शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात भी की गई। 2 दिवस पुण्यामध्ये नॉलेज एक्सचेंज रोड शोचं आपण आयोजन केलं. पुणे महानगरपालिकेच्या व पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत आपल्या पुढच्या 5 वर्षामध्ये पुण्यात राबवायचे, त्याच्या प्रोजेक्ट्सच्या डिटेलिंग आपण केलं आणि त्याच्यामध्ये जो आहे आपण नागरिकांच्या जे आपल्यासोबत तज्ञ काम करत आहेत त्याची सूचना केली. परंतु जगभरामध्ये काय चाललं, या क्षेत्रांमध्ये काय नवीन टेक्नॉलॉजीज आहेत, काय नवीन उपलब्धी आहेत, कुठल्या पद्धतीने इतर शहरांनी हेच विषय यांच्या तोडगा काढलेला आहे, हे सगळं बघण्याच्या हेतूने आपण देशविदेशातल्या अनेक संस्थांना, कंपनीजला, गव्हर्मेंट एजन्सीजला या ठिकाणी आमंत्रित केलं. मला सांगायला आलं की 35 देशातले लोक इथे आले, जवळपास 300पेक्षा जास्त लोक आहेत. 6-7 देशांचे ॲम्बॅसेडर्स सुद्धा आहेत. आणि त्यांनी आमच्याकडनं समजून घेतलं की पुण्याचे काय प्रश्न आहेत, पुण्याचे काय ध्येय आहे, आणि त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या देशामधला त्यांच्या कंपनीमधला होत असलेल्या कामाचं प्रेझेंटेशन केलं आणि मग त्यानुसार आपण जे काही योग्य आहे आणि स्टडी करण्याचा प्रयत्न केला आणि मग त्याच्याबद्दल आपण यापुढे कुठले बाबी आपल्यासाठी फायदेशीर निर्णय आपण घेतला. हे झाल्यानंतर ही प्रक्रिया आपल्याला सतत चालू ठेवायची, कारण आपल्याला इव्हॉल्व्ह व्हायचं आहे. आपण आपल्याला सर्व काही समजतो आणि आम्ही जगात सर्वात चांगले असं म्हणून काही उपयोग होत नाही. माणसाला नेहमी नवीन गोष्टी आणि नवीन चांगल्या गोष्टी शिकायला तयार असायला पाहिजे. त्यामुळे आपली टीम एकत्रितपणे हे करण्याचा प्रयत्न करते आणि मला असं वाटतं की हे एक ट्रस्ट बिल्डिंग सेशन होतं, जे सर्वांना शासकीय स्तरावर आणि पुण्याच्या स्तरावर जे लोक काम करत आहेत त्यांनाही बाहेर काय चाललं आहे त्यांच्यावर एक विश्वास निर्मित करण्याचा प्रयत्न आणि त्यांनासुद्धा पुण्याच्या शासकीय व्यवस्थेवर आणि एकत्रित ह्या संपूर्ण व्यवस्थेवर विश्वास निर्मित करण्याचा प्रयत्न की आपण नवीन गोष्टी, इनोव्हेशन्स आणि त्यांच्यासोबत काम करायला आपण तयार आहोत. आणि यामुळे जो आहे आपल्यासोबत चांगले लोक जोडतील आणि जेव्हा आपण जो आहे चॅलेंजिंग प्रोजेक्ट्स या शहरामध्ये करण्याचा विचार करणार तेव्हा त्याची मदत आपल्याला प्राप्त होईल. फायर सेफ्टी मॉनिटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. कस्टमर साइट पे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, हाइड्रेंट स्प्रिंकलर सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम है, उसका हेल्थ मॉनिटर करके ऑल द फील्ड डिवाइसेस वो हम फायरक्विक क्लाउड को डेटा भेजता है और वो हम लोग मॉनिटरिंग स्टेशन से मॉनिटर करते हैं. तो 24/7 हमारा फायर मॉनिटरिंग स्टाफ अलर्ट्स रिसीव करके उसके ऊपर एक्ट करता है. कस्टमर को बताता है कि उनके फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है. कस्टमर साइट हेल्थ रिपोर्ट रिसीव करेगा, उनको ऑटो कंप्लायंस ऑडिट भी रिसीव होगा. तो एंटायर फायरक्विक सर्विसेज विल बी गिवन एज अ मंथली चार्जेबल सर्विस. और वो सारे he will not pay for the devices or the cloud or the monitoring station staff. It is a package service and that he will receive every month. Thank you. ने प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेट किया है कि रियलिटी ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम से किया. हम 2 प्रोडक्ट स्मार्ट सिटी के, एक जो है वो स्मार्ट बिन, जो आपको यहाँ बिन कनेक्ट ऐसा एक प्रोडक्ट, उसमें उसमें एक खासियत ऐसी है कि ये जो बिन है इसमें जब भी कूड़ा कचरा लोग डालते हैं इसका हम लोग कंटिन्यूस सेंसिंग करते हैं, स्कैन करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर से. वो सेंसर के हिसाब से जो डेटा है वो हमारे क्लाउड में हमारा जो कंट्रोलर है वो भेजता है. उस डेटा के हिसाब से वो जो गाड़ी कलेक्ट करने को आती है कचरा, उसको मालूम पड़ता है कि ये बिन भरा है या नहीं भरा है और कितना परसेंटेज में भरा है. अभी ये कैसा होता है इसका मैं थोड़े से आपको जानकारी देता हूँ. जब आप देखेंगे हमने ये डेमो के लिए बिन लगाया है. यहाँ जो है ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये सेंसर जो है ये इसका फिल लेवल कितना भरा है बिन, इसका डेटा कलेक्ट करता है. उस हिसाब से हमको क्लाउड एप्लीकेशन है
उसमें वो डेटा जाता है, उस हिसाब से हम लोग इसको खाली कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा उपयोग है, एडवांटेज। उपयोग क्या है कि कभी भी ये बिन कितना भरा है आप मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन जो क्लाउड पे है उसमें भी देख सकते हैं। तो इससे कभी भी कचरा, जो आज की मुख्य समस्या है कि कचरा कूड़ादान के बाहर फैल जाता है क्योंकि कूड़ादान भर चुका होता है, ये कभी भी इसमें नहीं हो। इसके वजह से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है और इसके लिए बहुत डिमांड आज है क्योंकि पंतप्रधान जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो अभियान के अनुरूप हमने ये पहला जो प्रोडक्ट है बाजार में लाया। थैंक यू। वाशिम रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए रेल प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुरक्षा और सुविधा देने की बात मंडल रेल अधिकारी ने कही। नांदेड़ डिवीजन में डबलिंग का काम हो रहा है, जो परभनी से मुदखेड़ के बीच में करीब 80 किलोमीटर का काम है। डबलिंग होने के बाद इसमें इस साल हमको डबलिंग में परभनी से मिरखिल तक 17 किलोमीटर का काम करना है। डबलिंग होने से हमारा जो लाइन का कैपेसिटी जो आज पूरी तरह सैचुरेटेड है, उसमें हमें कुछ लाइन कैपेसिटी मिलेगी, तो हमें ज़्यादा गाड़ियों का विस्तार करने का हम गाड़ियों का ज़्यादा विस्तार कर सकेंगे। अभी हमने जो है हमारा जो स्पीड है अभी 90 किलोमीटर का है पूर्णा अकोला के बीच में, इसको हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से करने जा रहे हैं। इससे हमारे गाड़ियों में समय कम लगेगा और उससे जो विभिन्न जगह पे हम गाड़ी को 1 मिनट या 2 मिनट रोक रहे हैं, तो पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस गाड़ी को हम 2 से 5 मिनट के बीच में रोक सकते हैं, ताकि लोकल लोगों को चढ़ने में फायदा होगा। शिवसेना के 50वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में कोपरगांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की अहम भूमिका देखते हुए नगराध्यक्ष ऐश्वर्या साराभाई और बिपिन कोल्हे के हाथों वृक्षारोपण किया गया। साथ ही परिसर में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए नागरिकों को टैंकर द्वारा पानी भी उपलब्ध कराया गया। पडून जातील असं मला त्या ठिकाणी वाटतं, एक चांगल्या दृष्टीची सुरुवात आहे असं मला त्या ठिकाणी वाटतं। पण तरी सुद्धा या जातीयतेचे भिंती ज्यावेळेस पडत असतात त्यावेळेस पुन्हा एकदा कुठेतरी आपण आपल्या स्वतःच्या राजकारणासाठी किंवा काहीतरीसाठी त्या जातीची परत भिंती दूर करण्याचं काम राजकारणी मंडळी त्या ठिकाणी करत असते। मला वाटतं तो सुद्धा एक चुकीचा संदेश या समाजामध्ये देतात। पण आजच्या या शिवसेनेच्या 50व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने आज आपण जे कार्यक्रम घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये वृक्ष लागवड घेतलेली आहे, पाण्याचं वाटप घेतलेले आहे। वृक्ष असा असतो की तो कधी कोणाला म्हणत नाही की तुझी जात कोणती काय आहे, त्याला जे फळं येतात ते सगळे, मग आंब्याला जी फळं येतात त्याला ती सगळ्या जातीच्या धर्माच्या लोकांना सारखीच चव त्या ठिकाणी दिली जातं। किंवा सावलीत येत असताना तो काही म्हणत नाही की अमुकच जातीचा आहे म्हणून याला कमी सावली दिली जाईल, याला ऊन लागलं पाहिजे, किंवा समानतेने त्या ठिकाणी सावली त्या ठिकाणी दिली जाते। ज्यावेळेस असे आपण कार्यक्रम घेतो की वृक्ष लागवड आपण घेतो, वृक्षवल्ली आम्हा सगळे सोयरे, ज्यावेळेस आपण म्हणतो वृक्षवल्ल्या त्या आम्हा सगळे सोयरे, त्याच पद्धतीने या समाजातील सगळी माणसं आमचे सगळे सोयरे, म्हणजे जेव्हा वृक्षाला सुद्धा आपण सगळे सोयरे समजतो, तर आपल्या मासा गोळाची जी माणसं आहेत त्याला आपण म्हणण्यासाठी कधीच आपल्याला लाज वाटली नाही पाहिजे। पण कार्यक्रम जरी हा छोटासा असला, छोटासा जरी कार्यक्रम असला तरी त्याच्यातून एक संदेश, ज्या पद्धतीने आपण म्हणतो की आज दुसरा जो कार्यक्रम आहे पाणी वाटपाचा कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतलेला आहे। पाणी वाटपाच्या कार्यक्रमामध्ये पाण्याचा त्या ठिकाणी पाणी रे पाणी तेरा रंग कैसा म्हटलं जातं, जिसमें मिला है उसे जैसा, म्हणजे ज्याच्यामध्ये त्याचा जो रंग त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये टाकला त्याचा त्या पद्धतीने होतो। तसंच आपण आपलं प्रत्येकाशी, प्रत्येक समाजाच्या माणसाची तसं जुळून त्या ठिकाणी झालं पाहिजे। हा संदेश मला वाटतं की आजच्या या शिवजयंतीच्या 50व्या सुवर्ण महोत्सव जयंतीच्या निमित्ताने शिवसैनिका सगळ्यांनी आम्ही जर कधी घेतला तर निश्चित या जातीयतेच्या भिंती सुद्धा तुम्ही पडण्यासाठी
डॉक्टर आम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति आर.एस. कुरील के पैतृक गांव कुंवरपुर में धम्म देसना का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां भिक्खु संघ ने धम्म देसना का धम्म के ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शित किया गया। भंते चहिमा, भंते देवेंद्र, भंते दीपांकर सहित कई भंतेगण मौजूद हुए। साथ ही मुंबई से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आनंद कृष्णा की भी उपस्थिति देखी गई। वैसे तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, लेकिन जो बातें कहने लायक है कहना ही पड़ता है। ईसा मसीह का जन्म भारत में नहीं, मोहम्मद पैगंबर का जन्म भारत में नहीं हुआ। फिर भी भगवान बुद्ध का जो जन्म है भारत में हुआ है। उन्होंने बोधि लाभ किया, उन्होंने धम्मचक्र किया, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। लगातार 45 वर्षों का लोक कल्याण का जीवन किया है। लेकिन जब भी भगवान बुद्ध से संबंधित कोई उनसे चिट्ठी आती है या उनके शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की बात आती है, तो देश की जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों, वो हमेशा उदासीन रहते हैं। लेकिन जिन महापुरुषों का जन्म भारत में नहीं हुआ है, उनसे संबंधित कोई तिथि आती है, उसका बढ़ चढ़ कर उसका आयोजन होता है, बढ़ चढ़ कर उनके शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की योजनाएँ बनाई जाती, फंड दिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं इस देश की सरकारें नहीं चाहती, मनवादी व्यवस्था के लोग जो सरकार में बैठी हुई है, वो लोग नहीं चाहते कि इस देश में धर्म का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार होने का मतलब इस देश में समता मूल्य समाज की स्थापना करना है, इस देश में बंधुत्व की स्थापना करना है, इस देश को स्वर्णिम भारत बनाना है। तो जो लोग जो असमानता में विश्वास करते हैं, जो लोग ऊंच नीचे विश्वास करते हैं, जो देश का विकास नहीं चाहते, वो नहीं चाहते भारत का इस देश में प्रचार प्रसार। देखिए, वो परंपराएं हमारे भारत में विकसित हो चुकी थी और भारत के बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध आचार्य हैं जो उस विद्या को लेकर के बाहर गए। अपने बोधि धम्मा का नाम सुना होगा, भारत के बड़े श्रेष्ठ आचार्य, वो चाइना में मार्शल आर्ट को लेकर के जाते हैं। और मार्शल आर्ट की जो विधियाँ हैं वो तो आत्मसुरक्षा के लिए है। और जितने भी बौद्ध देश हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, कोई भी देश हो, तो जो सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ सुरक्षा है, वो तो हमारी पहली प्राथमिकता है। और जब तक इस देश में बौद्ध धर्म रहा है, देश की हमारी सांस्कृतिक सीमाएं बड़ी हैं, जब तक इस देश में बौद्ध रहा है, देश में हमारे आक्रमण नहीं होता है। और जब से इस देश में बौद्ध धर्म हमारे लुप्त हुआ, तभी हमारे देश की सीमाएं असुरक्षित हुई हैं। उसके बाद इस देश में मुगलों का आक्रमण होता है, अंग्रेजों का आक्रमण होता है, देश सदियों तक गुलाम रहता है। आज हमारे देश में हर तरफ अंग्रेजी का बोलबाला है, लेकिन हिंदी भाषा को अपनी पहचान दिलाने और उन्हें सभी भाषाओं को मंच देने के लिए अनुराग गौड़ हिंदी सोशल मीडिया के जरिए काम कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं अनुराग गौड़ से। जय भीम दोस्तों, आज के जो अपनी बात स्टेटमेंट में आप इनसे बात करने जाए, उनका नाम है अनुराग गौड़। ये मूषक टेक्नोलॉजी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने जो भारत का सोशल नेटवर्क, इसमें उन्होंने जो काम चालू किया है, उनसे जानेंगे क्या है ये भारत का सोशल नेटवर्क। जय भीम सर। जय भीम मित्रों, नमस्कार। मूषक दरअसल है भारत की अपनी आवाज़, भारत की अपनी आवाज़ जो कि हिंदी है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसके हिसाब से 26 जनवरी 1965 तक भारत की भाषा हिंदी हो जानी चाहिए थी, पर यह नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि हम मूषक द्वारा हिंदी को और अन्य सभी भारतीय भाषाओं को अपना एक मंच स्थापित करना चाहते हैं इंटरनेट पर। जैसा कि आप जानते हैं, यह आईटी का ज़माना है और जो भाषा आईटी के साथ नहीं चलेगी वो पिछड़ जाएगी। भारत में वैसे ही अंग्रेजी का बोलबाला है और अंग्रेजियत जो है वो अन्य सभी भारतीय भाषाओं पर हावी है। तो मूषक हमारा एक विनम्र प्रयास है यह करने का कि इंटरनेट पर हमारी सभी भारतीय भाषाएं, हिंदी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, पर अन्य भाषाओं के लिए भी हम सोशल नेटवर्क बनाएंगे, पर उन सभी भाषाओं को अपना स्थान मिले और अपना मंच मिले। तो हमारी शुरुआत जो है एक सोशल नेटवर्क के तौर पर हम कर रहे हैं। आज की तारीख में यदि आप देखें तो 2 सोशल नेटवर्क है, एक है फेसबुक और दूसरा है ट्विटर। बात वहाँ पर लिखने की नहीं है अपनी भाषा में, बात है कि क्या वहाँ लिखने से आपकी आवाज़ पूरे देश को और नेताओं को, अभिनेताओं को सुनाई देती है कि नहीं। और इसीलिए मूषक पर हमने ये किया है कि पहले हमारी भाषाएं इंटरनेट पर संगठित, उनका अपना एक मंच मिले और फिर उस मंच के द्वारा हम आवाज़ उठाए जो सभी को सुनाई दे। तो सर जी, आपका भारत देश जो अब 60 साल हुए, तो 60 साल भारत के संविधान लागू होने के बाद आजकल कौन से ही स्टेट में ज़्यादा करके कोई सरकारी ऑफिसेस हो या कहाँ पर हिंदी ज़्यादा चलती नहीं,
वो हिंदी होना चाहिए, उसमें बारे आप क्या सोचते हैं? देखिए, समस्या जो हमें लगती है, समस्या सबसे पहली तो ये कि संविधान जो है, संविधान में बाबा साहब ने सभी भारतीयों को अधिकार भी दिए थे और कर्तव्य भी दिए थे। तो सारे काम सरकार नहीं कर सकती है, नागरिकों को भी उनका फर्ज निभाना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करेगी कि हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तमिल सभी भारतीय भाषाएं आगे आएं, परंतु हमारे स्तर पर हम क्या कर रहे हैं? यदि आप देखें, हम आज भी हिंदी में लिखते हैं, पर आपकी लिपि कौन सी होती है? आप अंग्रेजी में हिंदी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह आसान है, हम मेहनत नहीं करना चाहते उस मामले में। तो ट्विटर और फेसबुक जैसे जो सोशल नेटवर्क हैं, विदेशी नेटवर्क हैं, उन पर आज अगर भारत में या विदेश में कुछ होता है तो इन नेटवर्क पर जो आवाज़ उठती है उसे ही भारत की आवाज़ माना जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि समस्या लिख पाने की नहीं है, समस्या ये है कि वहाँ लिखने से क्या, हिंदी में लिखने से आपकी आवाज़ दुनिया को सुनाई देती है। तो हम उसी समस्या का निदान करने के लिए भारत में निर्मित भारतीयों का अपना एक सोशल नेटवर्क जिसका कि नाम मूषक है, जो कि एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और एक वेबसाइट www.mushak.in पर भी उपलब्ध है, उसे लाए हैं। हम पुणे में स्थित कुछ युवा लोग हैं जो अपनी खुद की संचित जमा पूंजी से इस सोच के साथ इसका निर्माण कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य जो है भारत का है, और भारत का भविष्य उसकी भाषाओं पर निर्भर करता है। क्योंकि जब आप अपनी भाषा में किसी को कुछ सिखाते हैं, वो सीख उसके अंदर तक जाती है और उसकी प्रगति में सहायक होती है। जब आप शिक्षा अंग्रेजी में करते हैं, सारा सरकारी कामकाज हिंदी अंग्रेजी में करते हैं, तो आप अपने ही लोगों को बता रहे हैं कि उनकी भाषाएं जो हैं एक प्रकार से निम्न है और अंग्रेजी उसमें श्रेष्ठ है। तो उसे ही बदलने का प्रयास है हमारा मूषक, जहाँ पर कि यदि आप जाएंगे तो आपको अपनी भाषाओं में अपने लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। आज ट्विटर पर जब आप हिंदी में लिखते हैं तब भी आप देखते हैं कि वहाँ पर जो हैशटैग्स होते हैं जिनके द्वारा के लोगों को पता चलता है देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, 25 में से 24 या 100 में से 99 अंग्रेजी में होते हैं, जो कि देश की सही आवाज़ नहीं होते हैं। इसीलिए मूषक, जो कि एक माइक्रो ब्लॉग तरह का, ट्विटर की तर्ज पर बनाया हुआ सोशल नेटवर्क है, यहाँ पर आने से जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, एक छोटे से छोटे गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति भी, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति भी जब वहाँ पर कुछ लिखेगा तो वो आवाज़ देश की सरकार तक पहुँचेगी। वहाँ पर जो हैशटैग है उसे हम मुशब्द कहते हैं, उसका उपयोग करते हुए 100 लोग यदि एक ही विषय पर कुछ लिखेंगे तो अपने आप पूरी दुनिया, पूरा प्रेस, पूरी मीडिया, पूरी सरकार उसे देखेगी और मजबूर होगी उस पर कोई कार्यवाही करने के लिए। तो इसके द्वारा हम सशक्त करेंगे उन लोगों को जिनकी आवाज़ आज इंटरनेट के युग में अंग्रेजी न जान पाने की वजह से दब गई है। जैसा कि आपको ज्ञान होगा, सेंसस के अनुसार, और ये भारतीय सरकार के आंकड़े हैं, मात्र 9.45% लोगों को भारत की अंग्रेजी आती है, 41% लोगों की मातृभाषा हिंदी है और 27% अन्य ऐसे लोग हैं जो आसानी से हिंदी समझ सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि देश का भविष्य देश की भाषा में यदि निर्मित करना है तो वो भाषा हिंदी है। पर मूषक आज हिंदी में है, कल ये समस्त भारतीय भाषाओं में होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि सभी भारतीय भाषाएं समान हैं। चूंकि हिंदी ज़्यादा लोग समझ सकते हैं, इसलिए यह एक संपर्क भाषा बननी चाहिए इस देश की। तो यहाँ पर मैं और आपका थोड़ा सा वक्त देता हूँ। यहाँ पर आपने जो भारत का बात छिड़ी, मगर सही में कितने देशों में अंग्रेजी चलती, सही में कितने देशों में? देखिए, यदि हम बात करें विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, जो कि G20 देश कहा जाता है जिन्हें, उनमें से मात्र अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और ब्रिटेन है जहां पर कि सच में अंग्रेजी चलती है। इसके अतिरिक्त 2 और देश हैं, साउथ अफ्रीका और भारत, जहां पर की भाषा अंग्रेजी न होते हुए भी सरकारी कामकाज और शिक्षा की भाषा अंग्रेजी है। जो बाकी अन्य 14 देश है जिनमें कि जापान है, कोरिया है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, सऊदी अरब है, ब्राज़ील है, पोर्चुगल है, इटली है, आप कहीं भी जाइए अंग्रेजी न आती है किसी को और न ही शिक्षा लोग किसी अन्य भाषा में प्राप्त करते हैं अपनी मातृभाषा छोड़ के। तो प्रगति का जो कारण है वो यही है कि संसार में जितना ज्ञान है वो किसी एक भाषा का मोहताज नहीं है। आप किसी भी भाषा में ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और आज टेक्नोलॉजी जो है उसने इतना विकास कर लिया है कि किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, आप उसको अपनी मातृभाषा में ग्रहण कर सकते हैं। तो भाषा मात्र एक संवाद का विषय है। वो संवाद यदि आप अपनी मातृभाषा में करेंगे तो दिल और दिमाग दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। आज की तारीख में, और मैं याद करना चाहूँगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1914 में महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि अपने बच्चों को हम अंग्रेजी में जब पढ़ाते हैं तो उनकी ज़िंदगी के 5 साल हम छीन लेते हैं, क्योंकि उनको एक और भाषा सीखनी पड़ती है। अब 125 करोड़ भारतीयों के अगर आप 5 साल
मिटा देंगे तो सोचिए आप भारत के 600 या 700 करोड़ सालों का नुकसान कर चुके हैं। तो यह कहना कि अंग्रेजी प्रगति का पथ है, बिल्कुल गलत है। भाषा मात्र संवाद का है और वो संवाद आप अपनी मातृभाषा में कीजिए। तो आपका आगे और क्या कहना, अभी और आपका क्या करना चाहते हैं? देखिए अभी ये शुरुआत है, हम एक स्टार्टअप है, लेकिन हम किसी से फंडिंग अभी तक हमने न ली है और हमें मिली भी नहीं है, ये सत्य की बात है। हम पहले तो ये चाहते हैं कि भारत के जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमारे जैसी सोच रखते हैं, जिनका यह सोच है कि भाषा के द्वारा एक और समान समाज की स्थापना हो सकती है, वो हमारे साथ जुड़े। एक बार हम 10-20 लाख भारतीय मूषक के मंच पर आएंगे तो अपने आप हमारे जो नेता हैं या अभिनेता हैं, अभिनेताओं के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आज उनका मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा और पैसा सब हिंदी से आता है। पर यदि आप ट्विटर, फेसबुक पर जाएं या उन्हें दूरदर्शन पर बोलते हुए सुने, कोई हिंदी में ढंग से नहीं बोलता। 4-5 को छोड़ दे तो उन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता है। तो हमारा पहला प्रयास ये है कि सारे भाषा प्रेमी, सारे भारत प्रेमी, सारे हिंदी प्रेमी मूषक पर एक साथ जुड़े और उस जुड़ी हुई आवाज को सुनने के लिए फिर जरूर हमारे जो नेता हैं, अभिनेता हैं, जितनी भी हस्तियां हैं, वो अपने आप यहाँ पर आएंगी और हवा का रुख बदलेगा। तो यह जो बदलाव है यह नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। सरकार कोई भी कानून बना दे, हमारी भाषाओं का जो आज का हाल है आसानी से नहीं बदलेगा। परंतु यदि हम सब एकजुट होकर मूषक पर आकर अपनी आवाज उठाएंगे तो हमें पक्का यकीन है कि बदलाव आएगा और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगली या उससे अगली पीढ़ी, वो एक और आत्मविश्वास से पूर्ण पीढ़ी होगी, क्योंकि उन्होंने जो अपने घर में सुना है जिस भाषा को, उसी भाषा को अपने स्कूलों में, कॉलेजों में सुनेंगी, उसी भाषा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ये सारी शिक्षा ग्रहण करेंगी। सर जी, अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में जो राष्ट्रभाषा हिंदी करके लिखा, तो बाबा साहब की अभी 125वीं जयंती, अभी सब पूरा प्राइम मिनिस्टर हो या जग में जो 160-65 लोग जो देश बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो यहाँ पर जो भारतवासी हैं, सभी भारतवासियों, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने भी यहाँ पर ऐलान किया कि सभी जगह बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाएं। मगर 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी भारतवासी को हिंदी, जो बाबा साहब ने राष्ट्रभाषा की है, इसके बारे में आप क्या संदेश दे सकते? देखिए, बाबा साहब जो थे वो दूरदृष्टा थे। उन्हें उस समय दिख रहा था कि भाषा की महत्ता क्या होती है एक समाज के लिए। वो अपने लिए नहीं, वो अपने से आगे 100 साल या 10, 25, 50 पीढ़ी आगे के लिए सोचते थे। आधुनिक युग के महानतम नेताओं में से इसीलिए उन्हें माना जाता है। तो उन्होंने उस समय यह देख लिया था कि यदि इस देश से अंग्रेज तो चले गए हैं, यदि अंग्रेजियत को नहीं निकाला गया तो आने वाला जो समाज होगा उसमें इतनी उथल पुथल होगी, असमानता होगी कि वो प्रगति समान नहीं रहेगी। संसार का हर एक जो वर्ग है, जो गरीब में गरीब है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उस तक प्रगति नहीं पहुंचेगी यदि उसकी भाषा का अनदेखा किया जाएगा। तो बाबा साहब ने संविधान में स्पष्ट लिखा था, 1950 में यह लिखा गया था कि 15 साल में इस देश से अंग्रेजी को हिंदी उसका स्थान ले लेगी। तो आज यदि बाबा साहब के सपनों को उनके 125वें वर्षगांठ पर, जयंती पर पूर्ण करना है, तो यह बहुत जरूरी है कि अन्य बदलाव के साथ भाषा के ऊपर भी एक संवाद हो राष्ट्रीय स्तर पर, और सभी लोग अपने स्तर पर अपने आप को भी बदलने का प्रयास करें। तभी उनके सपनों को हम सही मायने में पूरा कर पाएंगे। कोई संदेश नहीं है, मैं बस ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम आम भारतीय हैं, मध्यम वर्गीय, अपना प्रयास किया है और बाकी जो भी इसकी सफलता और विफलता है ये आपके हाथ में है। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम प्रचार कर सकें, बड़े बड़े दूरदर्शन पर जा सकें, इधर उधर जाके बातें कर सकें। हम यही प्रयास कर सकते हैं कि आप सुन रहे हैं, आप 5 लोगों को और बोलेंगे, मूषक पर आएंगे, यहाँ पर आकर कुछ लिखेंगे, अपनी बातें करेंगे, और इसके द्वारा जो छोटी सी चिंगारी आज हमने जलाने का प्रयास किया है, यह आग पूरे देश में फैलेगी और हम एक दूसरे के सीने में इस आग को जलाए रखना चाहते हैं। क्योंकि यदि आज के युग में हमारी और आपकी पीढ़ी ने अंग्रेजी के आगे घुटने टेक दिए तो आने वाली पीढ़ी 100% अंग्रेज ही बनने वाली है। तो मेरा निवेदन है, आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। कृपया www.mooshak.in MOOSHAK.in पर आएं या फिर एंड्रॉइड पर जाके मूषक को सर्च करें और ऐप को इंस्टॉल करें, और हमारा साथ आगे बढ़ने में हम साथ बढ़ेंगे। हमारा वादा है कि मूषक जो है ये हमेशा 100% भारतीय रहेगा, यह निःशुल्क है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। यहाँ ये थे
अनुराग गौड़, उन्होंने जो सोशल नेटवर्क के मदद से जो हिंदी जो राष्ट्रभाषा है वो सभी मोबाइल ऐप या सभी तरह जो हिंदी का ही होना जो वो जरूरी है, उन्होंने बहुत सारा अच्छा यहाँ पर जो काम चालू किया है, उनको आगे काम के लिए अधिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भीम। आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय भीम।